नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी चैप्टर्स हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आप देखेंगे कि इन सभी टॉपिक्स में कुछ न कुछ खास संकल्पनाएं छिपी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो प्रत्येक दौर का साहित्य अपने समय के समाज को उद्घाटित करता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा ही एक काल है, रीति काल, जिसे हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल कहा गया और आचार्य शुक्ल ने इसे ही कालखंड के आधार पर उत्तर मध्य काल कहा और प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल। शुक्ल जी ने इसकी काल सीमा विक्रम संवत 1700 से 1900 तक निर्धारित की। अब जरा समझिए, क्यों इस कालखंड को रीति काल नाम दिया गया होगा। दोस्तों, रीति का अर्थ ही होता है पद्धति या परंपरा या परिपाटी, रीति रिवाज आपने सुना होगा। मतलब जब किसी खास परंपरा की, जब किसी खास रीति रिवाज की, जब किसी पद्धति विशेष की या परंपरा विशेष की रचना लिखी जाए, तो ऐसी ही रचनाओं को रीतिकालीन रचनाओं का नाम दिया गया। दोस्तों, उत्तर मध्य काल यानी सामंती समाज, और सामंती समाज के विषय में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि सामंती समाज भोग विलास पर आधारित था। ऐसे में इस दौर के रचनाकारों ने दरबारों में अपने शासकों सामंतों को उनके मनोरंजन के लिए, श्रृंगार पर आधारित, नायिका भेद पर आधारित अलग अलग नायिकाओं का सौंदर्य वर्णन, कोई कम उम्र की है तो मुग्धा है, कोई 15 वर्ष से ऊपर की है तो मध्या है, कोई 25 से ऊपर की है तो प्रौढ़ा है, कोई अपने पति से प्रेम करे तो स्वकीया है, कोई अपने पति या प्रेमी के अलावा दूसरे से भी प्रेम करे तो परकीया है, जो सभी पुरुषों से प्रेम करे, वेश्या, गणिका, रूपा जीवा। तो ऐसी नायिकाओं को सामान्या कहा गया। तो मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, स्वकीया, परकीया, सामान्य, ऐसे ही सौंदर्य की प्रकृति के आधार पर कोई शंख की तरह थी तो शंखिणी, कोई कमल की तरह थी तो पद्मिनी, कोई चित्रिणी, कोई हस्तिनी। ऐसे ही जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पति का, जो प्रेम के लिए कलह करे, कलहांतरिता, जिसका पति या पुरुष किसी अन्य स्त्री से प्रेम करे तो खंडिता, जो सज संवर कर अपने पति या प्रेमी से मिलने जाए, अभिसारिका, वासक सज्जा। तो दोस्तों, रीतिकाल एक विशेष प्रकार की, एक विशेष शैली की, एक विशेष पद्धति की रचनाओं का नाम है। सामंती दरबारी परिवेश में रचनाकारों ने अपने शासकों सामंतों के मनोरंजन के लिए
श्रृंगारिक रचनाओं की चर्चा की, नायिका भेद पर आधारित रचनाओं की चर्चा की, अलंकारों के माध्यम से अपनी बात की, अपने शासकों सामंतों का प्रशस्ति मूलक वीरता का बढ़ा चढ़ा कर चित्रण किया। अब समझिए कि जहाँ एक खास प्रकार की रचना हो, दरबारी परिवेश की रचना हो, श्रृंगार पर आधारित हो, जिसका उद्देश्य मनोरंजन हो, प्रशस्ति मूलक चित्रण हो, अलंकारों पर टिकी हुई रचना हो, नायिकाओं के भेद पर, उनके सौंदर्य श्रृंगार वर्णन पर आधारित रचना हो, तो एक विशेष पद्धति या परंपरा की रचना को ही रीतिकालीन रचना कहा गया। कितनी बात समझ में आई? एक विशेष पद्धति या परंपरा की रचना को ही रीतिकालीन रचना कहा गया। देखिए, इन बातों को समझिए दोस्तों। ये जो रीतिकाल है, इसके विषय में कुछ और बातों को जान लेना आवश्यक है। रीतिकाल को दरबारी सामंती परिवेश का पुनरुत्थान माना गया। दरबारी सामंती परिवेश का पुनरुत्थान। हिंदी साहित्य का आदिकाल आप देखेंगे कि इस आदिकाल में सामंतवाद का उत्थान हुआ। तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल में सामंतवाद का पुनरुत्थान हुआ। क्या हुआ? सामंतवाद का पुनरुत्थान हुआ। अब एक बात समझना और बेहद आवश्यक है कि सामंतवाद का उत्थान कैसे हुआ। दोस्तों, आदिकाल की काल सीमा 800 से लगभग 1400 तक मोटा मोटी, कोई 1050 विक्रम संवत से 1375 मानता है, कोई 1000 से 1400, तो कोई 750 से कोई 693। आप समझिए कि आदिकाल की काल सीमा 800 से 1400। यह वही काल था जब हर्ष की केंद्रीय सत्ता विघटित हुई थी। जब भी कोई केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ेगी, विघटित होगी, तो छोटे छोटे सामंतों का उद्भव होगा। इसलिए आप इस काल में देखते हैं कि सामंतों का उत्थान हो रहा है। यदि सामंतों का उत्थान होगा तो उनके दरबार भी विकसित होंगे। इसलिए आदिकाल की कविता सामंती दरबारी कविता है। ये तो पहली बात। ठीक रीतिकाल में भी एक ऐसी ही घटना घटी। आप देख रहे हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। मुगल सत्ता उसके पश्चात कमजोर पड़ती है। उत्तरवर्ती मुगल शासक विलासी निकले, भोग विलास में डूबे हुए। नाम भी सुना होगा, कोई रंगीला था तो कोई चटकीला भड़कीला। भोग विलास में डूबने के कारण आप देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। यानी मुगल सत्ता का केंद्रीय नियंत्रण व्यापक था। परंतु जैसे ही उत्तरवर्ती मुगल सत्ता आई, शासक भोग विलास में डूबे, तो मुगलों के अधीन
जो भी सामंत रहे होंगे उन सब ने अपने को स्वतंत्र किया और सभी अपने अपने दरबार विकसित किए। यानी आदि काल में, ठीक से समझिएगा, सामंतों का उत्थान हुआ था, सामंती परिवेश का यहाँ जन्म हुआ था और रीति काल में फिर से सामंतवाद का उत्थान, इसीलिए इसे सामंतवाद का पुनरुत्थान कहा गया, दरबारी सामंती परिवेश का पुनरुत्थान। दोस्तों, जब मुगल शासक थे तो इनके दरबारों में छोटे छोटे सामंत यानी इनके दरबारी इन मुगल शासकों के भोग विलास को देखते थे, सुरा सुंदरी की साधना को देखते थे, उर्दू के छोटे छोटे शेरों से, उन शेरों के माध्यम से फड़कते अश्लील पदों से उनके दरबारी शायर मुगल शासकों का मनोरंजन करते थे और इस प्रक्रिया को इनके दरबारी मनसबदार देख रहे थे। जब मुगल शासक कमजोर पड़े तो इन्हीं दरबारियों ने अपने दरबार बनाए। समझिए, अब ये खुद शासक बने और अपने दरबारों में भी दरबारियों को रखा। यानी वास्तव में जो रीतिकालीन शासक थे वो कभी मुगलों के दरबारी थे। समझिए, मुगल दरबार में बैठे मुगल शासकों के भोग विलास को देख रहे थे। फिर जब इन्होंने अपने दरबार विकसित किए तो अपने यहाँ भी, चूंकि ये हिंदू मनसबदार थे तो इनके दरबारी कवि हिंदू रहे होंगे। मुगल दरबारों में उर्दू में शेरो शायरी चल रही थी, श्रृंगारिक शायरी। इसी के तर्ज पर रीतिकालीन शासकों ने, सामंतों ने अपने दरबारों में दरबारी कवियों के माध्यम से हिंदी में श्रृंगारिक पदों को सुनकर अपना मनोरंजन किया। यानी कह सकते हैं कि रीतिकालीन कविता पर कहीं ना कहीं मुगल कालीन दरबारों का प्रभाव था। जिस प्रकार मुगल शासकों को उनके शायर अश्लील या श्रृंगारिक शायरी सुना करके उनका मनोरंजन करते थे, उनके भोग विलास की पूर्ति करते थे, उसी प्रकार जब मुगल दरबारों में रहने वाले दरबारी स्वतंत्र होकर शासक सामंत बने तो इन्होंने भी अपने दरबारों में कवि रखे। ये कवि उर्दू के शेरों की तरह ही हिंदी में, ब्रजभाषा में छोटे छोटे पदों के द्वारा इनका मनोरंजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? मनोरंजन कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार उर्दू के छोटे शेरों से मुगल दरबारों का मनोरंजन किया जा रहा था, उसी प्रकार रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा में यानी हिंदी की बोली में, हिंदी में छोटे छंद, दो पंक्ति के दोहे के द्वारा अपने शासकों सामंतों का मनोरंजन किया। अब इससे दो बात निकली। एक तो रीतिकालीन कविता दोहरी दरबारी मानसिकता की कविता थी। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, दोहरी दरबारी मानसिकता। क्योंकि रीतिकाल के कवि यदि दरबारी थे तो जिन शासकों सामंतों के दरबार में ये कवि थे वो शासक सामंत भी कभी किसी के दरबारी थे। मुगलों के दरबारी कवि रीतिकालीन कवि थे। इसीलिए रीतिकालीन कविता को दोहरी दरबारी मानसिकता की कविता कहा गया। और दूसरी बात दोस्तों, चूँकि शासकों सामंतों का मनोरंजन हिंदी के छोटे पद दोहे के माध्यम से कर रहे थे, इसलिए रीतिकालीन कविता
प्रबंधात्मक बड़ी कविता ना होकर छोटी छोटी श्रृंगारिक कविता थी, छोटे पदों में व्यक्त थी, इसीलिए रीतिकालीन कविता मुक्तक कविता थी। कैसी कविता थी? मुक्तक। तो दोस्तों ये दूसरी बात। पहली बात ये कि रीतिकाल का अर्थ क्या? एक विशेष परंपरा, एक विशेष पद्धति की कविता जो श्रृंगारिक हो, जो अलंकारिक हो, जो नायिका भेद पर आधारित हो, जो नक्सिक वर्णन, नायिकाओं के अंग शोभा वेशभूषा चित्रण पर आधारित, एक एक अंग नाखून से लेकर शिखा चोटी से नाखून तक नक्सिक वर्णन कर रहे थे ये रचनाकार। नायिकाओं का सौंदर्य वर्णन कर रहे थे ये रचनाकार। इनकी भाषा अलंकारिक थी, इसीलिए कविता अभिजात्य मूलक थी। दोस्तों यह तय है कि रीतिकालीन कविता जन सामान्य से कटी हुई थी, जन सरोकारों से उसका कोई लेना देना नहीं था। अभिजात्य मूलक कविता थी, राजन्य वर्ग और पंडित वर्ग की कविता थी, जिसका जनाधार अत्यंत सीमित था। इसलिए यह कविता लोक चेतना से परे अभिजात्य मूलक कविता रही है। रीतिकालीन धारा का अर्थ ही श्रृंगारिक रचनाओं से लिया गया, सामंती दरबारी परिवेश की रचनाओं से लिया गया। आप समझ सकते हैं कि यह वही दौर था जब भारतीय समाज में कोई विशेष राजनैतिक हलचल नहीं थी। यूँ कहिए कि समय के शासक सामंत किसी दायित्व से या दायित्व बोध से ग्रसित नहीं थे। ऐसे में दायित्व रहित शासकों के लिए एकमात्र यदि जीवन का आधार था तो वह मनोरंजन था। मनोरंजन के लिए उस समय मल्टीप्लेक्स नहीं थे, थिएटर नहीं थे, तो मनोरंजन का भी एकमात्र आधार था, माध्यम था साहित्य। इसलिए रीतिकालीन रचनाएं साहित्य के माध्यम से, दोहा जैसे पदों के माध्यम से, श्रृंगारिक पदों के माध्यम से, अलंकारिक रचनाओं के माध्यम से अपने शासकों सामंतों का मनोरंजन कर रही थी। रीति शब्द को लेकर के आचार्यों ने अलग अलग व्याख्यान प्रस्तुत करने की कोशिश की। कुंतक, आचार्य दंडी, आचार्य वामन, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, यहाँ तक कि डॉक्टर सरगंगानाथ झा, जिनका नाम आप सुने होंगे, यहाँ तक कि पश्चिमी विद्वान कालरीज, इन सबों ने रीति शब्द की परिभाषा अपने अपने शब्दों में देने की कोशिश की, अपने अपने अर्थ में। जैसे कॉलरीज ने लिखा कि रीति द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। कॉलरीज की ये मान्यता थी। कॉलरीज कहता है कि अच्छे शब्द, द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, ऑर्डर यानी क्रम में, यानी एक ऐसी कविता जो अच्छे शब्दों का, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करे और गुणों के, काव्य गुणों के माध्यम से, पदों के माध्यम से, वर्णों और मात्राओं की गिनती के माध्यम से, छंदों के अनुशासन के माध्यम से व्यक्त हो। ऐसे ही सरगंगानाथ झा कहते हैं कि रीति शब्द डिक्शन है। कहते हैं डिक्शन इज सोल ऑफ पोएट्री। एंड व्हाट इज डिक्शन? इट इज particularly arrangement of words which constitutes the style। देखिए मतलब भी उनका वही था। जिस प्रकार कॉलरीज ने कहा द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, उसी प्रकार सरगंगानाथ झा ने भी कहा कि रीति कविता की आत्मा है। डिक्शन इज सोल ऑफ पोएट्री। और डिक्शन क्या है? क्या कहा उन्होंने?
It is particularly arrangement of words which constitutes the style. एक शैली, एक पद्धति को जन्म दे, इसलिए एक विशेष पद्धति की कविता रीति है। अब यदि आचार्य वामन की ले तो कहते हैं आचार्य वामन कि भाई रीतिरात्मा काव्यस्य, फिर उन्होंने कहा विशिष्ट पद रचना रीति। तो जाहिर सी बात है सामान्य पद नहीं, विशिष्ट पदों की रचना से ही रीति का जन्म होता है और रीति ही काव्य की आत्मा है। ऐसे ही डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा कि रीति का अर्थ उस कविता से लिया जा सकता है जो गुणों से युक्त हो, दोषों से मुक्त हो, जिसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग है। यह तय है कि सामंती दरबारी परिवेश की कविता अलंकारों पर आधारित, नायिका भेदी वर्णन पर आधारित, अंग शोभा वेशभूषा चित्रण पर आधारित थी। क्यों? क्योंकि सामंती दरबारी परिवेश था। रीतिकालीन कविता सामंती दरबारी पुनरुत्थान की कविता है, दोहरी दरबारी मानसिकता की कविता है, अभिजात्य मूलक कविता है, जन सामान्य से कटी हुई है। कितनी बात समझ में आई दोस्तों? रीति शब्द रिंग धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है पद्धति, परिपाटी, रीति रिवाज, परंपरा। मतलब कि हम लोग समझ के भी आए कि रीतिकालीन कविता एक ऐसी धारा की कविता है जो विशेष प्रक्रिया में लिखी गई, श्रृंगार को केंद्र में रखकर लिखी गई, अलंकारों से सजी हुई कविता थी, नायिका भेद पर आधारित कविता थी, दरबारी सामंती परिवेश की कविता थी, उसके केंद्र में मनोरंजन था। अभिजात्य मूलक कविता का नाम रीतिकालीन कविता है। नायिकाओं के नखशिख वर्णन, नाखून से लेकर शिखा तक, नायिकाओं के नखशिख वर्णन की कविता है। अंग शोभा वेशभूषा चित्रण की कविता है। श्रृंगार के सांगोपांग चित्रण की कविता है। आप समझ सकते हैं कि भोग मूलक परिस्थितियां थीं, भोग विलास से जुड़ी हुई उस सामंती धारा में, सामंती दरबारी परिवेश में शासकों और सामंतों को खुश करने के लिए एक ऐसी रचना लिखी जा रही थी जो कह सकते हैं कि रूप की प्यास से शुरू होकर, रूप तृषा से शुरू होकर यौन तृप्ति की सिर्फ बात कर रही थी। कंप्लीट भोग विलास। यदि देखा जाए तो दरबारी रचनाकारों ने अपने शासकों सामंतों की कामोत्तेजना, काम को भड़काने की प्रक्रिया को कहते हैं। अपने शासकों सामंतों की कामोत्तेजना को उद्दीप्त करने के लिए, भड़काने के लिए इस प्रकार की रचनाएं लिख रहे थे। फड़कते पदों, श्रृंगारिक पदों, द्वयर्थी पदों या एक प्रकार से अश्लील पदों की रचना कर रहे थे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि शासकों सामंतों के मनोरंजन के लिए और कोई माध्यम नहीं था। ऐसे में दरबारी रचनाकारों ने उनके मनोरंजन के लिए ऐसी श्रृंगारिक रचनाओं का सहारा लिया। यह भी समझा जा सकता है कि यदि शासकों सामंतों का उद्देश्य मनोरंजन था, यौन लिप्सा थी, रूप तृषा थी, कामोत्तेजना, तो उनके दरबारी रचनाकारों का भी एकमात्र उद्देश्य था धनार्जन। आप कह सकते हैं कि रचनाकार और उनके शासक सामंत दोनों एक दूसरे के पूरक थे।
भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप। यानी शासक कवियों के द्वारा सुशोभित थे तो कवि निर्भर थे शासकों पर, दोनों एक दूसरे का काम चला रहे थे। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ऐसी रचनाओं के लिए एक तो आप कह सकते हैं कि रीतिकाल पर मुगल कालीन दरबारों का प्रभाव था, इसलिए रीतिकालीन कविता को दोहरी दरबारी मानसिकता की कविता कहा गया। किंतु इस प्रकार के अश्लील या यूं कहें श्रृंगारिक पदों की रचना के लिए रीतिकालीन रचनाकारों ने कई शास्त्रों का सहारा लिया। जैसे आपने नाम सुना होगा काम शास्त्र का, महर्षि वात्स्यायन। जैसे आपने नाम सुना होगा स्तोत्र साहित्य, स्तुति परक साहित्य का। जैसे आपने नाम सुना होगा सतसई या सप्तशती परंपरा का, इसे ही सतसई परंपरा कहते हैं, सप्तशती। रीतिकाल से बहुत पहले संस्कृत के ग्रंथों में, उत्तरकालीन संस्कृत ग्रंथों में, यानी जहाँ महर्षि वात्स्यायन जैसे लोग ऐसी रचना लिख रहे थे कामशास्त्र, या उसी दौर में आप देखेंगे स्तोत्र साहित्य, एक तो ईश्वर की वंदना, ऊपर से मनुष्य की वंदना भी, हाँ, शासक सामंत, और गुणों की चर्चा को सप्तशती कहते हैं। ईश्वर में भी आप देखेंगे दुर्गा सप्तशती, राम सप्तशती। तो बिहारी जैसे रीतिकालीन रचनाकार ने भी बिहारी सतसई, सप्त से सत और सती से सई, सैकड़ा, 700। संभव है कि रीतिकाल के रचनाकारों ने अपने शासकों के मनोरंजन के लिए, उनकी रूप तृषा, उनकी यौन तृप्ति की पूर्ति के लिए संस्कृत के उत्तरकालीन ग्रंथों का सहारा लिया। इसीलिए आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी दोनों इस बात के पक्षधर हैं कि रीतिकालीन कविता या रीतिकाल शास्त्रीयतावाद का पुनरुत्थान है। एक तो आप देख रहे हैं दरबारी सामंती परिवेश के पुनरुत्थान की कविता, दोहरी दरबारी परिवेश की कविता, और दूसरी बात शास्त्रीयतावाद का पुनरुत्थान है। संस्कृत के उत्तरकालीन इन ग्रंथों का देखिए ठीक से, कामशास्त्र, स्तोत्र साहित्य, सप्तशती परंपरा, इन साहित्यों का, इन रचनाओं का रीतिकाल पर प्रभाव पड़ा। रीतिकाल के कवियों ने शास्त्रीयतावाद का पुनरुत्थान किया। संस्कृत साहित्य या श्रृंगारिक साहित्य या स्तुतिपरक साहित्य का प्रभाव लिया। यही वजह है दोस्तों कि रीतिकाल को एक तो दोहरी दरबारी मानसिकता की कविता कहा गया, रीतिकाल को शास्त्रीयतावाद का पुनरुत्थान कहा गया, रीतिकाल को सामंती दरबारी परिवेश के पुनरुत्थान से जोड़ा गया। रीतिकाल की कविता के केंद्र में श्रृंगारिकता है, साथ ही शास्त्रीयता है। जिस धारा में शास्त्रों का प्रयोग हो, जाहिर सी बात है वह आम व्यक्ति या आम आदमी की कविता नहीं होगी। इसलिए रीतिकालीन कविता लोक चेतना से कटी हुई है, अभिजात्य मूलक कविता है। कैसी कविता है? अभिजात्य मूलक। कितनी बात समझ में आई, जरा देखिए।